जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स की सीरीज को। इससे पहले हमने लास्ट 2014 के सेकंड पेपर तक अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा लिए थे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2015 का फर्स्ट पेपर, जिसके फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम में। कैसे? क्योंकि देखिए, हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इट मींस दैट जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं और जितने ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं उतने ही कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते जा रहे हैं। यानी अगर आप इस लास्ट टाइम में अब थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ने का उतना एडवांटेज है नहीं। जितना क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि कैसा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में रख रहा है लास्ट 15 इयर्स, ये आपको एक अंदाजा दे देगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप लगाते हुए जाएंगे तो आपके कंसेप्ट्स बहुत शार्प हो जाएंगे और एकदम से आपका जो अपकमिंग एग्जाम है एनडीए का, वहां पर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको टैकल करने में आपको आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमारे पास कौन सा पेपर है आज? एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2015। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए, इस पेपर में पहले ही दो क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। देखिए हमारे पास क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम जो स्टेटमेंट्स के ऑप्शंस है कि कैसे हमें चूज करने, इनको हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे। तो पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या है? अ बॉडी वेज लेस ऑन हिल टॉप देन ऑन अर्थ सरफेस इवन दो इट्स मास रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस विथ हाइट। यानी कथन जो फर्स्ट है वो कह रहा है कि किसी पहाड़ी के शिखर पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार की तुलना में कम होता है, यद्यपि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। और स्टेटमेंट यानी कथन 2 कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ घटता है। अब देखिए, आपके पास जो जी की वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए जो भार होता है डब्ल्यू होता है, उसे आप कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी से ही निकालते हैं। क्लियर है? यानी जो आप वेट ऑफ द बॉडी निकालते हैं वो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी निकालते हैं। अब मास तो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जी चेंज हो रहा होगा तभी आपका भार चेंज हो रहा होगा। तो देखिए आपके पास जब आप जी की वैल्यू को देखते हैं तो ये जी जो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस होती है। लेकिन जब आप अर्थ सरफेस से एच हाइट पर जाते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है जी डैश इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब है जब आप हाइट में जा रहे हैं अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या हो रही है कि ये वैल्यू आपकी इट डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ सर्टेन हाइट। किसी सर्टेन हाइट पर जब आप जाते हैं अर्थ सरफेस से तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब जो डब्ल्यू मेरे पास आएगा वो एम जी डैश आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास क्या है, सिंस वी नो दैट कि जो जी डैश आ रहा है इट इज लेस देन जी, तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास जो डब्ल्यू डैश आ रहा होगा, यहां पर डब्ल्यू डैश आ रहा होगा दैट विल बी लेस देन डब्ल्यू। इसका मतलब है कि हिल के टॉप पे जब आप जा रहे हैं, इसका मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाने का मतलब है कि वेट का कम होना। तो पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है कि जब आप हिल टॉप पर जाएंगे अर्थ सरफेस से तो आपका क्या होगा, बॉडी का वेट कम हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस विथ हाइट। बिल्कुल सही है। ये जो फॉर्मूला यहां पर आ रहा है जी डैश इज इक्वल्स टू जी ओवर 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, ये यही बता रहा है कि एच हाइट पे जाने पे अर्थ सरफेस से ऊपर जी की वैल्यू ये डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू। अच्छा, इसमें नॉट की बात की जा रही है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू
एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए कि दोनों कथन आपके सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि बोथ द स्टेटमेंट, फिर से वही हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं और स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ए क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। यानी प्रकाश के विसरित अथवा अनियमित परावर्तन के कारण किसी बंद कमरे में भी प्रकाश होता है, भले ही कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आ रहा हो। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अनियमित परावर्तन में जहां पर परावर्तित किरणें समांतर ना हो, परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है। देखिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं करके, आपके पास अनियमित परावर्तन होता है यानी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं। देखो पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। ये आपके पास है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पहली रे आ रही है, ठीक है, ये दूसरी रे आ रही है, ये तीसरी रे आ रही है। अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो इस तरीके से होता है, ये पहली रे का रिफ्लेक्शन हुआ, ये दूसरी रे का रिफ्लेक्शन हुआ और ये तीसरी रे का रिफ्लेक्शन हुआ। अब आप देखो जरा, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है, यह है रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। यह आपका है नियमित परावर्तन। क्लियर है, इसमें अगर आप देख रहे होंगे कि जो इंसिडेंट रेज है दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर आ रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी आपकी क्या कर रही है, एक दूसरे के समांतर रिफ्लेक्ट कर रही है यानी परावर्तित हो रही है। ऐसा कब होता है, जब आपके पास जो सरफेस है वो स्मूथ हो यानी चिकनी सतह हो। ठीक है, स्मूथ होने का यह मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन स्मूथ सरफेस होगा। क्लियर है। अगला अनियमित जो परावर्तन होता है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, ये पहली लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे, ये तीसरी लाइट रे, दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है। अब जो रिफ्लेक्शन होता है, एक मिनट ऐसा करते हैं, ये जो आपके पास रिफ्लेक्शन होता है ये इररेगुलर सरफेस पे होता है, तो पहले सरफेस को इररेगुलर बना ही लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इररेगुलरिटी दिखा लेते हैं। तो ये आपके पास पहली रे ऑफ लाइट आ रही है, ये आपके पास दूसरी रे ऑफ लाइट आ रही है, और ये आपके पास तीसरी रे ऑफ लाइट आ रही है। दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा, ये आपके पास चली गई पहली रे ऑफ लाइट, ये चले गई दूसरी रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये चले गई तीसरी रे ऑफ लाइट। नाउ यू कैन सी दैट ये आपके पास जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये हो रहा है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी इसे कहते हैं अनियमित या विस्तृत परावर्तन। क्लियर है। और जो ये हो रहा है ये आपके पास रफ सरफेस पे हो रहा है। कैसी सरफेस पे हो रहा है, रफ यानी खुरदुरी सतह पे हो रहा है। क्लियर है। नाउ यू कैन सी दैट कि rays of light are coming parallel to each other. In case of irregular reflection, you can see that incident rays are coming parallel to each other. But the reflected rays are not parallel to each other. They are very dispersed, है ना, फैली हुई है, इधर उधर फैली हुई है आपके पास। ठीक है, यानी रे ऑफ लाइट जो आ रही है, जो आपके पास इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल तो है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो आपके पास अब देखिए एक चीज समझिए आप, दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्शन है आपके, ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इनमें आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, दोनों में ही फॉलो हो रहा है।
दूसरा, अगर आप बात करें दूसरे नियम की, दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों में ही ये फॉलो होता है। क्लियर है आपके पास? तो देखो जो पहला है वो क्या कह रहा है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अ क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है बचपन से कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस क्या कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में आ जा रही है ना, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या होगा कि रूम में लाइट आ सकती है इस प्रोसेस की वजह से। दूसरा क्या कह रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट क्या आपका सत्य है, ट्रू है पहला स्टेटमेंट, पहला कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, वेरी ऑब्वियस कि आपके पास क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है यानी परावर्तित किरणें हैं वो आपको दिखाई दे रही है कि ये दूसरे के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल सही कहा है, बट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, गलत बात। ठीक है, ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है जो इसमें सेकंड दे रखा है आपके पास, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज ओबेड इन बोथ द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे आपके पास क्या हो, नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन है, दोनों में ही आपके पास जो परावर्तन के नियम होते हैं उनका पालन हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड आपका फॉल्स है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नोट कर लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है अल्ट्रासोनिक वेव्स की 3 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। क्लियर है, एसआई सिस्टम में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर पास्ड थ्रू ए मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 10 टाइम्स दैट इन एयर। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड क्या दे रखी है, वीएस से डिनोट कर लेते हैं, 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और एयर में क्या दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम 100 इंटू 300 हो जाएगा, दैट इज आपका 3000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन दिस मीडियम विल बी, यानी हमें क्या निकालनी है, इस मीडियम में जो ये माध्यम दे रखा है जिसमें आपका जो साउंड है यानी ध्वनि है उसकी चाल 10 गुना दे रखी है जो आपके एयर में होती है उससे। तो आपको क्या निकालनी है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है उस अल्ट्रासोनिक वेव की। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब v यहां पर क्या है, v आपके पास यहां पर साउंड को डिनोट कर रहा है, और f इंटू लैम्डा जो आपको गिवन है, आपको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vs अपॉन f हो जाएगा। vs क्या गिवन है आपके पास, 3000 गिवन है। क्लियर है, और आपके पास f क्या गिवन है, 3 इंटू 10⁵ अच्छा इसे लिख सकता हूं मैं 3, 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके पास 3 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/300 आ जाएगा। इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 1/100 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसे लिखोगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा। और इसे देखो आपके पास मीटर में आंसर नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि द रेडियस ऑफ अर्थ were to shrink by 1%, its mass remaining the same, ठीक है, g would decrease by nearly, ठीक हो। आपको क्या दे रखा है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या कर रही है, 1% डिक्रीज कर रही है, यानी श्रिंक कर रही है, का मतलब है कि छोटी हो रही है। ठीक है, मास क्या कर रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो g की वैल्यू में कितना डिक्रीज होता है ये निकाल लेते हैं। g की वैल्यू होती कितनी है, g इज इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर होता है। क्लियर है, यानी आपके पास अर्थ की जो g की वैल्यू होती है वो ये होती है। अब आपको पहले g डैश निकालना है, पहले आप क्या निकालोगे कि 1% ऑफ g निकालोगे, 1% ऑफ g निकाल दोगे। 1% ऑफ g कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास g इंटू 1/100 आ जाएगा। क्लियर है, अब आप क्या निकालोगे कि डिक्रीज इन, आपके पास r क्या आ रहा है, अच्छा r आ रखा है आपके पास, r दे रखा है, ठीक है, g नहीं दे रखा है, 1% आपके पास r दे रखा है, तो पहले r निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो आपके पास r क्या दे रखा है, 1% ऑफ r आपके पास आ जाएगा 1/r/100 आ जाएगा, ये आपके पास r डैश आ जाएगा। क्लियर है, नहीं r डैश नहीं, ये आपके पास कितना है, जो इसका 1% है वो आ जाएगा। तो r डैश यानी नया रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास, क्योंकि श्रिंक कर रहा है तो r डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी, क्या आपके पास आ जाएगी r माइनस r/100 आ जाएगी। इसे आप निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 99r/100 आ जाएगी, यानी जो r डैश आपके पास नई r आ जाएगी वो 0.99r आ जाएगी।
क्लियर है? यानी जो नया डार आ गया है, यानी नया जो जी डैश आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आपके पास आ जाएगा आर डैश का स्क्वायर, जो कि आपके पास आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर 0.99 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर आप देख रहे होंगे कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर आपके पास कितना दे रखा है, ये आपके पास जी है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी ओवर कितना आ रहा है 0.99 का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप, ये कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल जी है। इसे अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 1 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.98 समथिंग आता है, इंटू जी आ जाएगा, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 1.02 जी आ जाता है। यानी आपके पास जो जी डैश आ गया है वो 1.02 इंटू जी आ गया है। यानी आपके पास वो वैल्यू आ गई है जो आर के चेंज होने के बाद जी की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको चेंज इन जी निकालना है, तो डेल जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी डैश माइनस जी आ जाएगा। जी डैश क्या है 1.02 जी है, माइनस ओके 1.02 जी है आपके पास, 1.02 जी माइनस आपके पास जी आ जाएगा। यहां से मैं 1.02 माइनस 1 जी कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.02 जी। यानी मेरे पास जो चेंज आ गया है जी में वो 0.02 जी। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो जी में जो परसेंटेज चेंज आया है वो आ गया है आपके पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2%। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी जी आपका कितना होगा, आपके पास जो जी में चेंज आएगा यानी डिक्रीज होगा वो 2% से आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखिए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, यानी आपको क्या बनाना है, एक पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, जब पार्टिकल में कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा, और पार्टिकल दे रखा है, बिल्कुल सही, जो पार्टिकल है उसकी एक्सेलरेशन एंड जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देख रहा होगा आपको इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, स्क्वायर टर्म आ रहा है, और जहां स्क्वायर टर्म आता है वो क्या होती है आपके पास, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। भाई जहां पर भी आपका क्वाड्रेटिक टर्म आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, तो आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है, परवलय की आपके पास क्या होती है, समीकरण होती है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, ये अगर टाइम है और ये एक्स है तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इसे अगर एक्स नॉट कह दूं तो आपके पास ग्राफ कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। ये किससे पता चला मुझे, क्योंकि जो आपके पास यहां पर इक्वेशन आ रही है इस पार्टिकल की कांस्टेंट फोर्स लगने पे, वो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जो कि क्या करती है, पैराबोला की इक्वेशन को डिनोट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन जो है किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड जो क्या करता है कि लिक्विड के फ्री सरफेस को, जो ऊपर का सरफेस होता है उसे फ्री सरफेस कहते हैं, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। ठीक है, उसे फ्री सरफेस कहते हैं, यानी मुक्त सतह कहते हैं। वो सरफेस इस प्रॉपर्टी की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। यानी जो सरफेस टेंशन होता है वो आपके लिक्विड के फ्री सरफेस में कोशिश करता है कि वो फ्री सरफेस जो लिक्विड का है या वाटर का है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। क्लियर है? और ये आपके पास
एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। और जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, किसी भी लिक्विड सरफेस से उसका जो फ्री सरफेस होता है उसे मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करवाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, नियरली स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन बिल्कुल सही है। किसी भी वाटर ड्रॉपलेट का जब वो फ्री हो तो वो वाटर ड्रॉपलेट आप देखोगे हमेशा एक स्फेरिकल शेप लेता है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो स्फेयर होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है सरफेस टेंशन। क्लियर है, सरफेस टेंशन की वजह से ही आपका सरफेस टेंशन की वजह से ही आपका कोई भी जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल इन शेप है। तो ये तो सही है आपके पास। कैपिलरी राइज, बिल्कुल कैपिलरी राइज भी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आप किसी भी ट्यूब में जो अगर आपका लिक्विड होगा वो इस तरीके से होगा, यहां पर से राइज कर रहा होगा, देखो ऐसा मिनिस्कस दिखाई देगा आपको, राइज कर रहा होगा। ये किसकी वजह से है, सरफेस टेंशन की वजह से है। किसकी वजह से है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से, तो ये भी सही है। रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप और डिटर्जेंट, भाई क्या होता है कि नॉर्मल वाटर जो है वो डर्ट को निकाल नहीं पाता है क्लोथ से, तो हम क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट डालते हैं। जैसे ही सोप या डिटर्जेंट हम पानी में डालेंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो डर्ट होती है और जो सोप होता है, सोप सॉल्यूशन होता है, डर्ट होता है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं आपके पास कोहेसिव, आपके पास फोर्स बोलते हैं। जो आपका लगता है तो इससे आपके पास क्या होता है, डर्ट निकल जाती है। इसका मतलब है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपके पास सरफेस टेंशन है। फ्लो ऑफ लिक्विड, इसके लिए सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ लिक्विड आपका गलत हो जाएगा। यानी इनमें से सरफेस टेंशन से रिलेटेड, सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है। इसी वजह से जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, या जो रेन ड्रॉप्स होती है स्फेरिकल इन शेप होती है। कैपिलरी राइज जो होता है, जैसे आपके पास दिया होता है, दिए में आप देखोगे आपने तेल लिया हुआ होता है और उसमें आपने विक डाली हुई होती है, बत्ती डाली हुई होती है, उसमें अपने आप ही तेल क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है ना, यानी हाइट में चढ़ रहा है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है, वो इस कैपिलरी एक्शन की वजह से ही हो रहा है। यानी इस किसका रिजल्टेंट है, ये आपके पास ये सरफेस टेंशन का रिजल्ट है। क्लियर है। और रिमूवल ऑफ डर्ट, ये आपके पास कैसे हो रहा है, देखो नॉर्मल वाटर तो निकाल नहीं पा रहा था, जैसे ही आपने सोप या डिटर्जेंट पाउडर डाला वैसे ही डर्ट पार्टिकल्स आसानी से निकलने लग रहे हैं। उसका रीजन क्या है, कि सरफेस टेंशन कम हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड इज नॉट ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल प्लस q इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल बी, यानी क्या किया जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल प्लस q है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे किया जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है, इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। क्लियर है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता, प्रवेश करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे बोला जाता है लॉरेंज फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है QVB साइन थीटा। और ये जो एंगल थीटा होता है, दिस इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब जो थीटा है यहां पर 0 डिग्री है। इसका मतलब पार्टिकल पर फोर्स क्या लगेगा, QVB साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है फोर्स जो लग रहा है चार्ज पे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वो 0 लग रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज नहीं होगा, जैसे प्रवेश करा था वैसा ही चलता रहेगा। यानी ट्रेस हेलिकल पाथ बिल्कुल नहीं, सर्कुलर पाथ बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही है। कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी चेंज बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो जब फोर्स ही 0 लग रहा है, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्टिकल फाइबर्स दो बेंट इन एनी मैनर allows light to pass through, what is the inference that one can draw from it। यानी आपकी जो प्रकाशिक तंतुओं चाहे वे जैसे भी मुड़े हो, जैसे देखो आपके पास, अगर आपके पास इस तरीके का कोई ऑप्टिकल फाइबर है तो रे ऑफ लाइट अगर इस तरीके से एंटर कर रही है, मान लो ये करी, ठीक है,
तो इसमें से ट्रैवल कर जाती, कैसे, यहां से यहां आ जाती है, यहां से यहां आ जाती है, यहां से यहां आ जाती है, और यहां से आपकी बाहर निकल आती है। क्लियर है? अब देखो आप जरा कि क्या हो रही है, रुक नहीं रही है। अब देखो मैंने बेंड किया हुआ है इस ऑप्टिकल फाइबर को, लेकिन तब भी निकलते जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? ये आपके पास यहां पर जो है, ये सरफेस, ये जो आपके पास मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम में जा रही है, और जैसे ही डेंसर मीडियम में प्रवेश कर रही है, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से में ट्रैवल करती है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे भी इंटरनल जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो रहा है, तो टीआईआर हो रहा है, यानी पूरी की पूरी रे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी वजह से आप ऑप्टिकल फाइबर को कितना भी बेंड करो, आपकी रे ऑफ लाइट का ट्रांसमिशन उस ऑप्टिकल फाइबर से हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे तो जो आपके वाईफाई वगैरह राउटर लगे हुए हैं घरों में, उनमें इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि देखो एक फायदा तो यही हो गया कि आप वायर को किसी तरीके से भी मोड़ो, ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपका सिग्नल जिस इंटेंसिटी से आपका क्या हुआ है, इनपुट दिया गया है, उसी इंटेंसिटी से आउटपुट में आएगा। इसी वजह से आपके जो नेट की अब स्पीड है वो काफी बढ़िया हो गई है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब वो वायर्स यूज नहीं किए जाते हैं जो नॉर्मली पहले किए जाते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो देखिए जरा इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है कि जो इस कंसेप्ट को यूज कर रहा है। द कंसेप्ट दैट लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट पाथ इज रॉन्ग, light can flow through the optical fiber, light can travel through the fibers because of their ductility, light can travel through the fiber due to the multiple total internal reflection। बिल्कुल सही है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे TIRs हो रहे हैं इसके अंदर, इसी वजह से ये ट्रांसमिशन हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि which one among the following happens when a swing rises to a certain height from the rest position। स्विंग मतलब ये एक पेंडुलम की तरह कहानी है, ठीक है, झूला जैसे होता है आपके पास। अपनी रेस्ट पोजीशन से क्या होता है, जैसे ये मान लो कि ये झूला है आपके पास, ठीक है, ये मान लो ये उधर गया, ये झूला इधर गया, और ये झूला इधर गया, ठीक है, ये झूले की एक्सट्रीम पोजीशंस मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं अर्थ सरफेस से देखूं, अर्थ सरफेस पे देखूं, देखो इसके बीच जो आपकी हाइट आ रही है वो h हाइट आ रही है, इसके बीच भी जो हाइट आ रही है यानी अर्थ सरफेस पे h हाइट पे जा रहा है। इसका मतलब है यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास mgh होगी। क्लियर है? यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपके पास mgh होगी। जब ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से रेस्ट पोजीशन की तरफ को आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, और यहां पर आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो कि क्या होगी आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग mgh ही हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तभी तो इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, और यहां पर आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है यानी mgh होती है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ये क्या पूछ रहा है कि रेस्ट से हाइट पर जाने पर इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे पास। आप देख रहे हो कि यहां पर जो रेस्ट पोजीशन है, जिसे मीन पोजीशन भी बोलते हैं, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, mgh है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचते ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होते रही और पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कुछ हो गई है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रही। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है और जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगले ऑप्शन में जाते हैं। अगला क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और इसकी यूनिट दे रखी है। जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है वो आपको मोल में मेजर किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी यूनिट कूलम्ब होती है, जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट वॉट आवर होती है।
तो आपके पास ABCD का क्या बन रहा है यहां पर पैटर्न, ABCD। ए का ऑप्शन हमारे पास क्या है 3 है, बी का ऑप्शन हमारे पास 1 है, सी का ऑप्शन हमारे पास 2 है और डी का ऑप्शन 4 है। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है हमारे पास, तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टेड सफर्स चेंज इन वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, जब रिफ्रैक्शन होता है रे ऑफ लाइट का, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन जब ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका रीजन क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वही हो रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या कर रही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, रे पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। जब रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को कम होना चाहिए। वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नहीं, इंक्रीज करती है भाई। जब रे ऑफ लाइट, देखो सबसे पहले समझ लो, जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रे ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है, वो वेलोसिटी जो होती है आपके पास, वो क्या करती है, हमेशा डिक्रीज करती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। तभी तो अगर आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप देखो जरा, एयर, वाटर और ग्लास में सबसे ज्यादा डेंस मीडियम ग्लास है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। उससे कम डेंस जो है वाटर है, उसमें इससे कम, इससे ज्यादा है। आपके पास क्या है, इससे आपके पास क्या हो गई है, इससे कम डेंस है आपके पास वाटर, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई। और एयर तो सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, रेयर मीडियम है, तो आपके पास क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हो गई है। तो यानी रे ऑफ लाइट जब डेंसर, इसने बोला हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सफर्स चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। बिल्कुल सही ऑप्शन है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है। यही मैंने बोला है कि रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो डिक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज प्रोड्यूस्ड विल बी। अच्छा, किसकी बात करी जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन को देखो दो तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरे पास हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है और ऑब्जेक्ट को, यानी ये 15 सेंटीमीटर हो गई ऑप्टिकल सेंटर से और ये भी 15 सेंटीमीटर हो गई। अब आपका जो यू दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी आपके क्या दे रखा है, फोकल लेंथ से कम दे रखा है। इसका मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट, अगर आपको याद होगा इमेज फॉर्मेशन, तो ऑब्जेक्ट को जब F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो हमेशा जो इमेज बनती है वो यहां बनती है। और ये कैसी बनती है, ये वर्चुअल बनती है एंड मैग्नीफाइड बनती है। ये आपका कौन सा केस है, ये आपका 6th केस है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, दैट इज बी यहां पर हो जाएगा। आप इसे नॉर्मली 1/f = 1/v - 1/u से भी कर सकते हैं। आपको जो v की वैल्यू यहां पर मिलेगी वो माइनस में आ जाएगी और माइनस आपको बताता है कि आपके पास जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। और वर्चुअल बनना, वर्चुअल जब बनती है कॉन्वेक्स के केस में तो वो एक ही केस है, दैट इज द 6th केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और वर्चुअल अगर आपके पास इमेज बनती है तो मैग्नीफाइड बनती है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन हिज 2 feet ओवर ए सरफेस एंड एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ कैपिटल P. नाउ द पर्सन स्टैंड्स ऑन ओनली 1 foot he would experiences a pressure of magnitude. अब देखिए, जैसे ही सरफेस एरिया कम होता है वैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास प्रेशर क्या होता है, F/A होता है।
फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब देखो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही आपके पास कम होगा, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। अब देखिए ऐसा मान के चलते हैं कि 1 फुट का जो आपके पास एरिया है वो ए है, और 2 फुट का जो एरिया है, 2 फीट का जो एरिया है वो आपके पास फिर 2a हो गया। क्लियर है। तो पहले P1 में, यानी पहले केस में तो दोनों फुट से चढ़ा हुआ है वो सरफेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और P2 क्या हो जाएगा, F अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि P2 प्रेशर 2 कितना लग रहा है, ठीक है, जब वो एक टांग पर खड़ा हुआ है। तो इनको रेशियो ले लेते हैं, P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू F अपॉन ट्वाइस ऑफ A अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, F अपॉन A आ जाएगा। F अपॉन A कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा आपके पास कि P2 ओवर P1 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए जरा हमारे पास। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि अ पर्सन स्टैंड्स ऑन हिज 2 फीट ओवर ए सरफेस एंड एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर P। क्लियर है। तो एक्सपीरियंसेस ए प्रेशर P। नाउ द पर्सन स्टैंड्स ओनली ऑन 1 फुट, ही वुड एक्सपीरियंस ए प्रेशर ऑफ मैग्नीट्यूड P इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है F अपॉन A। जब वो 1 फुट पर खड़ा है तो उसके पास कितना है, एरिया A है, और जब 2 फुट पे खड़ा है तो आपके पास 2a है। तो वो पूछ रहा है कि व्हेन द पर्सन स्टैंड्स ऑन ओनली 1 फुट, तो आपके पास प्रेशर क्या हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए जब वो 2 फुट पे खड़ा है, आपके पास 2 पैरों पर खड़ा है, तो आपके पास प्रेशर P1 इज इक्वल टू कितना हो गया, F अपॉन 2a हो गया, ठीक है। और जब वो 2 पे खड़ा है तो F अपॉन, जब 1 पे खड़ा है तो F अपॉन A हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने यहां पर उल्टा रख दिया है रेशियो। इसको जरा सही कर लेते हैं यहां पर। अब आप देखो जरा, इसको रखें जरा, P2 हमारे पास क्या है, F अपॉन A है, और जो P1 है वो F अपॉन आपके पास 2a है। F अपॉन A कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। इसका मतलब P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ P1 हो जाएगा। यानी जब वो एक पैर से खड़ा हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी 2P। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ सॉलिड in melted and allowed to cool and solidify again. The temperature is measured at equal intervals of time. The graph below shows the change of the temperature with time. यानी बोला है कि किसी ठोस को पिघलाया जाता है और ठंडा करके पुनः उसे ठोसीकृत होने दिया जाता है। यानी कोई क्या करा, आपने कोई सॉलिड था उसे पिघलाया गया, मेल्ट किया गया और फिर से छोड़ दिया गया, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। समान समय अंतरालों पर उसका तापमान मापा जाता है, ठीक हो गया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। नीचे उसके लिए ग्राफ दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि द पार्ट ऑफ द कर्व दैट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल इज ड्यू टू, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वक्र के उस भाग का जो व्यवहारिक रूप से क्षैतिज है, कारण क्या है। यानी ये जो आपके पास ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया। अब देखिए जरा, यहां पर क्या हो रहा होगा कि फेज चेंज हो रहा होगा, यानी आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा होगा। क्लियर है। यानी यहां पर जरूरत पड़ रही होगी लेटेंट हीट की। क्लियर है। आपने क्या करा, सॉलिड को मेल्ट करा एंड इट इज अलाउड टू कूल, जैसे ही वो कूल हुआ तो सॉलिड बन गया। अब देखो जैसे ही आपने सॉलिड को मेल्ट किया, ठीक हो गया, तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। और जैसे ही आपने उसे कूल किया तो आपका क्या बन गया, फिर से सॉलिड बन गया। अब देखो आपने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, टेम्परेचर बढ़ाते ही आपका लिक्विड बना होगा। अब देखो आपने रहने दिया इसको ऐसी, इसका टेम्परेचर लिक्विड से सॉलिड होने में सेम रहेगा। क्या रहेगा, यहां से क्या होगा कि कुछ हीट बाहर निकल जाएगी। हीट बाहर निकलने से क्या होगा, ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ठंडा होगा तो ये सॉलिड बन जाएगा। इस हीट जो हमारे पास बाहर निकली है इसे बोलते हैं लेटेंट हीट।
क्लियर है? इस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। आप देखोगे कि ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है ये बता रही है कि टेम्परेचर देखो यहां पर T है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन टाइम बड़ा है, यानी इस दौरान फेज चेंज हुआ है, यानी स्टेट चेंज हुई है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन टेम्परेचर आपका सेम रहा। हीट बाहर निकली, यहां से कैसे निकली है? लेटेंट हीट बाहर निकली है। तो देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि लेटेंट हीट गिवन बाय द लिक्विड, यानी लिक्विड से जब बाहर लेटेंट हीट निकली एट कांस्टेंट टेम्परेचर तब फेज चेंज हुआ, यानी स्टेट चेंज हुई, दैट इज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है लेटेंट हीट गिवन अवे बाय द लिक्विड, यानी द्रव द्वारा गुप्त ऊष्मा छोड़ी जाती है, वो इस क्षैतिज भाग को दिखाता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि when you walk on a woolen carpet and bring your finger near the metallic handle of a door, an electric shock is produced. This is because क्या हो रहा है? जब हम क्या करते हैं, एक वुलन कारपेट के ऊपर चलते हैं और उसके बाद अगर हम अपने फिंगर से किसी मेटालिक हैंडल, जो किसी डोर का हैंडल है, उसको टच करते हैं तो कभी कभी हमें एक झटका सा लगता है, हल्का सा करंट सा लगता है। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, जब आप उस वुलन कारपेट पे चल रहे हो तो यानी आपकी बॉडी जो है उस वुलन कारपेट के कांटेक्ट में आ रही है, आपकी बॉडी में स्टैटिक चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है? स्टैटिक चार्ज आ जाता है। ये स्टैटिक चार्ज किसकी वजह से आता है? यह आता है फ्रिक्शन की वजह से। अब जैसे ही आप अपनी बॉडी से टच करते हैं मेटालिक हैंडल को, ये स्टैटिक चार्ज जो है, जो ये बना हुआ है, ये इस मेटालिक हैंडल में चला जाता है और वो न्यूट्रल हो जाता है, और इससे आपको एक शॉक लगता है, यानी एक झटका लगता है। तो बेसिकली स्टैटिक चार्ज यहां पर रिस्पॉन्सिबल है आपको झटका लगने के लिए, यानी शॉक लगने के लिए। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल, ठीक है, या a chemical reaction occurs when you touch the handle, नहीं, the temperature of the human body is higher than that of the handle, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। the human body and the handle arrive to thermal equilibrium by the process। अब हो क्या रहा है कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। कौन से चार्ज का? स्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल, तभी आपको वो शॉक लग रहा है। और वो चार्ज आपके पास कहां से आया? जब आप वुलन कारपेट से आपकी वुलन कारपेट आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आई। आपने क्लास 11 12th में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला चैप्टर है, उसमें आपने देखा होगा कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता था तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और सिल्क आपके पास नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। इसमें हो क्या रहा है? स्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से इबोनॉइड रॉड जब आपने देखा होगा कैट फर से रब की जाती थी, जो आपकी इबोनॉइड रॉड होती थी वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती थी और कैट फेयर पॉजिटिवली चार्ज बन जाती थी। ये भी आपके पास क्या हो रहा है? स्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। क्लियर है? दैट इज वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक को कभी कभी आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, यानी 1/ρ, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? वो होती है ρ। अब ये कह रहा है कि कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय अगर रेजिस्टिविटी कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो 1/ρ मल्टीप्लाइड बाय ρ हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन प्रेशर अप्लाइड, डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इज द सेम फॉर ऑल द कंडक्टर्स, वेरीज फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर, इट विल बी सेम फॉर। प्रोडक्ट जो होगा हमेशा क्या होगा? सेम फॉर ऑल द कंडक्टर्स। भाई आप क्या ले आओगे? जो कंडक्टिविटी होती है और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू ले आओगे कंडक्टर के लिए, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू ले आओगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1। इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं आएगा जब आप उस प्रोडक्ट को करोगे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वी यूज CFL टू सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट, द फुल फॉर्म ऑफ CFL। अच्छा, CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इज द फुल फॉर्म ऑफ CFL। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द सन इज 30 डिग्री
above the horizon, ठीक है, shadow of one tree is 17.3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, what is the height of the tree? हमें क्या दे रखा है, एक पेड़ दे रखा है, ठीक है, मान लेते हैं ये पेड़ है, इसका शेडो कैसा बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, और ये एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है। इस शेडो को हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास शेडो है, ठीक है, ये शेडो दे रखा है हमें 17.3 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल है, मुझे हाइट निकालनी है, ये इसे h मान लेता हूं, हाइट ऑफ ट्री h मान लेता हूं। तो बेसिक है, क्या लगा लेते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, एंड बेस क्या है, शेडो की आपके पास जो लेंथ है, दैट इज 17.3 हो गया। tan थीटा मतलब आपके पास tan कितना है, 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू h ओवर 17.3। इसका मतलब ये h इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन √2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 17.3 हो जाएगा। यानी h अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू भी लगभग क्या होती है, 1.73 के करीबन ही होती है। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 17.3 से, तो देखोगे जरा h इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा। इसे सॉल्व अगर करोगे आप तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 10 मीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अ मास अ स्प्रिंग कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मास m ऑफ ऑब्जेक्ट इन 2 वेज, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि एक स्प्रिंग का यूज किया जा सकता है किसी भी बॉडी के मास को डिटरमाइन करने के लिए, 2 तरीके से। ये बोल रहा है, पहला बाय मेजरिंग द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। भाई ठीक है, बिल्कुल सही है कि एक्सटेंशन देख के कि हमारे पास क्या है कि कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग में हम क्या कर देंगे, किसी मास को लटका देंगे तो उसमें mg एक्ट करने लगेगा, तो इसी वजह से इसके हेल्प से हम ये m को निकाल देंगे, ठीक है। बाय मेजरिंग द ऑसिलेशन पीरियड फॉर द गिवन मास, बिल्कुल सही है। ऑसिलेशन पीरियड निकाल कर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन पीरियड का फॉर्मूला होता है किसी मास के लिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k। एक ये फॉर्मूला होता है, यहां से भी मैं मास निकाल सकता हूं, ठीक है, ऑसिलेशन से भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड इन द स्पेशल स्टेशन ऑर्बिटिंग अर्थ। अच्छा, जो स्पेस स्टेशन होता है ना, वहां ग्रेविटी 0 होती है। अब जब g ही 0 हो जाएगा तो ये मेथड तो फेल हो जाएगा, यानी पहला वाला मेथड तो फेल हो गया क्योंकि उसमें g का यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर आप देखोगे t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं सेकंड वाले मेथड को यूज कर सकता हूं मास को निकालने के लिए। तो ओनली द ऑसिलेशन मेथड विल बी यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि the sun is observed to be reddish when it is near the horizon, that is the morning and the evening, this is because। अच्छा, क्या होता है जब सूर्य अस्त होता है या जब सूर्य क्या होता है आपके पास उदय होता है, तो आप देखोगे जरा सनराइज और सनसेट के समय आपको जो सन है उसके उसके चारों तरफ आपको क्या दिखाएगा, उसके आसपास आपको रेडिश कलर दिखाएगा। प्योर रेडिश तो नहीं, लेकिन रेडिश ऑरेंज कलर आपको दिखाई देने लगेगा। ये होता किस वजह से, देखो कोई भी कलर आपको मैंने पहले ही बताया था कि तब दिखाई देता है जब उसका लीस्ट स्कैटरिंग हो रही हो। भाई कोई कलर जितना कम फैलेगा, आप देखोगे आपने ड्राइंग करी होगी, अगर आप एक कलर को पेपर पे लगाते हो तो उसे पूरा फैलाने के लिए क्या करते थे, उसमें पानी डालते थे, वो फैलता था तो वो कलर लाइट हो जाता था। इसका मतलब है जो कलर जितना ज्यादा फैलता है, जितना ज्यादा स्कैटर होता है, स्कैटरिंग जितनी ज्यादा होती है उतना कम आपको दिखाई देगा, और जितना आपके पास कम उसकी स्कैटरिंग होगी उतना ही ज्यादा वो आपको दिखाई देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ऐसा ही हो रहा होगा कि रेड कलर की जो स्कैटरिंग हो रही होगी वो सबसे कम हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको वो रेड कलर सबसे ज्यादा डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब देखो जरा क्या ऑप्शन दे रखे, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन सही मिल गया कि रेड लाइट की जो स्कैटरिंग हो रही है, यानी लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन हो रहा है, that is the reason why you are seeing that reddish orange color when there is sunset or sunrise in the sky। क्लियर है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। क्लियर है। देखो जरा, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, बेसिकली वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक आपके पास
मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। और दूसरा आपके पास लेटिस वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? लेटिस वाइब्रेशंस पर डिपेंड करती है। अब अगर आप देखोगे जरा तो कॉपर सबसे अच्छा आपके पास कंडक्टर है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो कॉपर की कंडक्टिविटी अगर आप सबसे बढ़िया, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सबसे बढ़िया हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो आपके पास कंडक्टिविटी हो जाएगी वो कॉपर की हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि देखोगे जरा आप यहां पर स्टेनलेस स्टील को दे रखा है ज्यादा, तो ये कट हो गया। देखो एलिमिनेशन कर लेते हैं, यहां पर भी स्टेनलेस स्टील को सबसे ज्यादा दे रहा तो ये भी कट हो गया। एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा दे रखा तो ये भी कट हो गया। तो इसका मतलब सीधे सीधे हमारे पास कौन सा बचा? आपके पास बी ऑप्शन बता कि स्टेनलेस स्टील की जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो सबसे कम होती है किसके कंपैरिजन में? एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। और एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कम होती है, यानी कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया होती है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परसिपिरेशन कूल्स द बॉडी बिकॉज, यानी पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। देखो क्या होता है कि जब आपको पसीना हुआ होता है, आपकी बॉडी में क्या होता है? स्वेट होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, यानी स्वेट की ड्रॉपलेट्स होती है, जो कि आपके पास लिक्विड ही होता है, उसका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से क्या होता है? इसमें से हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकलती है। क्या निकलती है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जो आपका स्वेट है उसमें से हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, और ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसमें यूज हो रही है? ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज बीइंग यूज्ड इन कन्वर्टिंग दैट वाटर, दैट जो स्वेट आपका है, जो पानी के रूप में है, यानी आपके लिक्विड के रूप में है, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? तो ये क्या होगा? इसका मतलब उसने हीट बाहर निकाल दी है, तो मतलब ये जो स्वेट है इसमें कूलिंग हो जाएगी। भाई आप किसी में से हीट निकाल दोगे बाहर तो उसमें क्या हो जाएगी? कूलिंग हो जाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई यू फील कूल व्हेन दैट इवेपोरेशन हेल्प्स। पसीना के बाद आप पंखे के नीचे जब आप बैठते हो तो आपको बहुत ठंडा सा महसूस होता है, इसी वजह से महसूस होता है, बिकॉज इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि आपके पास इवेपोरेशन है, इट रिक्वायर्स लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट क्या करती है? बाहर निकलती है, गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है स्वेट से, तभी हमें ठंडा फील होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास, दैट इज दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ मून इज अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ। ठीक है, एक हमें ये देखिए इंफॉर्मेशन। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 1/6 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो हमें क्या निकालना है? कंक्लूड द रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून, ये रेशियो हमें निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी इज इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है। हाँ, तो मैं जी किसके लिए निकाल देता हूं? पहले अर्थ के लिए निकाल देता हूं। जी फॉर अर्थ इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही मैं जी फॉर क्या निकाल देता हूं? मून निकाल देता हूं, दैट इज कैपिटल जी, जी तो सबके लिए सेम रहेगा, कैपिटल एम एम ओवर आर एम स्क्वायर। अब आप देखो जरा, आपको आर एम भी दे रखा है और आपको, अच्छा आपको क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। अच्छा ये मून दे रखा है, ये मून का दे रखा है, और अर्थ का 1/6 होता है। तो आपको दोनों चीजें दे रखी है यहां पर। कैपिटल जी मास ऑफ मून वही रहेगा, ठीक है, अपॉन आपके पास क्या दे रखा है कि ये वैल्यू जो दे रखी है वो आपके पास दे रखी है, देखो यहां पर दे रखी है आपके पास आर एम। आर एम क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, देखोगे जरा, तो ये दे रखा है मेरे पास आर एम कितना दे रखा है? 1/4 आर ई का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा ये 16 कैपिटल जी कैपिटल एम एम अपॉन आपके पास आ जाएगा, देखो जरा इसे अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखेंगे कि आर ई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं देखो दोनों का रेशियो ले लेता हूं, किसका निकालना है मुझे? जी एम ई ओवर जी एम, जी ई ओवर आपके पास क्या आ जाएगा?
जी एम आ जाएगा, आएगा, इज इक्वल्स टू, आप देखो जी क्या है हमारे पास, ये है कैपिटल जी कैपिटल एम ई ओवर आर ई स्क्वायर होल अपॉन क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा आर ई का, अच्छा पूरा टर्म लिखिए ना, कैपिटल जी कैपिटल एम एम ओवर आर ई का स्क्वायर, आर ई के स्क्वायर से आर ई का स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो गया। अब देखोगे जरा, जी तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं जीएम को क्या लिख सकता हूं, जीएम को लिख सकता हूं 1/6 ऑफ जी, ये तो दे रखा है मैं, जीएम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी, जी से जी कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया एम ई ओवर 16 एम एम, यानी ये 6 ऊपर चला जाएगा और ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एम ई ओवर एम एम। 16 से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा, दैट इज एम ई ओवर एम एम क्या आ गया आपके पास 96, एंड इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 100, क्योंकि यही सबसे क्लोज वैल्यू यहां पर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखे कि यहां पर आपको 23 क्वेश्चंस आपके 2015 के पेपर में दिए हुए थे और देखा आपने यहां पे कि प्रीवियस ईयर से यहां पर बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस थे, अलग अलग कंसेप्ट्स हमने हर एक ऑप्शन के थ्रू यहां पर देखा। ये कंसेप्ट्स जो है जो आपके अभी बिल्डअप हो रहे हैं ड्यूरिंग दीज डूइंग दीज क्वेश्चंस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेटा आपका जो एनडीए का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, क्योंकि लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस हर बार एनडीए आपके पेपर में रखता है, बिल्कुल चेंजेस इतने ज्यादा होते नहीं है, एक दो क्वेश्चन में कुछ मेजर चेंजेस कर भी लेगा तो बाकी सब लगभग ऐसा ही पैटर्न रहता है। तो अगर आप इतने सारे 15 इयर्स के क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स के लगा लेंगे तो हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपके अपकमिंग एनडीए के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, जय हिंद।